Good morning once again. We will continue our questions. हम ब्लैक डेकोटा एरोप्लेन वाले लेसन से अपना क्वेश्चन लेते हैं. Our question is, I will take the risk. What is the risk and why does the narrator take it? There are three questions. तीन प्रश्न पूछे गए. I will take the risk. तो what is the risk? कैसा रिस्क, कैसा जोखिम लेना चाहता है राइटर? The risk here refers to the risk of flying through the storm and black clouds. जो रिस्क था वो स्टॉर्म आ गया था, तूफान, उसमें एरोप्लेन उड़ाने का जोखिम, ब्लैक क्लाउड्स उसके सामने अपीयर हो रहे थे, उसको वो लेना चाहेगा. एंड व्हाट डज द नरेटर, हाउ डज द नरेटर टेक इट? क्यों वो उस रिस्क को उठाता है? द नरेटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स बिकॉज ही वांटेड टू रीच हिज होम एंड मीट हिज फैमिली. द डिजायर टू मीट हिज फैमिली made him take the risk to flying in the dark stormy clouds. फैमिली मेंबर्स से मिलने की जो उसकी ख्वाहिश थी, उसको पूरा करने के लिए उसने डिसाइड किया कि he will take the risk. Now the next question is from the poem, The Ball poem. What did the boy do after losing the ball? Here in the poem, the ball is playing with a ball and suddenly he lost his ball. अचानक उसकी बॉल खो जाती है. And here is the question, what did the boy do after losing the ball? Your answer is the boy was very much upset after losing the ball. बॉय जो था वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है बॉल के खोने के बाद. ही वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. वो सैडनेस यानी उदासी से भरा हुआ है, विच अफेक्टेड हिम ग्रेटली, जिसका प्रभाव उसकी पूरी पर्सनालिटी पर नजर आ रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन? What does in the world of possession से क्या तात्पर्य है? This is very important. In the world of possession means that the world is full of materialistic things. ये जो world है, दुनिया है, ये पूरी materialistic चीजों से भरी हुई है. People are driven by the urge to own or possess things, and in such a world, losing something of value is inevitable. देखिए, हम चाहते हैं हमारे पास सारे दुनिया के सुख हो. लोग जो हैं उन सुखों को पूरा करने की जो अर्ज है, अर्ज मतलब उनके अंदर जो उसकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, वो बढ़ती जाती है चीजों को हासिल करने की. और इस वर्ल्ड में अगर हम कोई चीज लूज कर देते हैं, खो देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो हमें बहुत दुख होता है. Why does the poet say, I would not intrude on him? अब यहाँ बॉल पोयम में पोएट ये क्यों कहते हैं कि मैं उसके बॉल के खो जाने पर उसको इंट्रूड नहीं करूंगा? Why doesn't he offer him money to buy another ball? और पोएट ने बॉय को पैसे भी नहीं दिए कि वो जाए और दूसरी बॉल खरीद ले. Why does it happen? Now see, the poet says, I will not intrude on him because he wants the boy to learn the meaning of loss on his own. पोएट यहाँ चाहते हैं कि बच्चा जो है, लॉस जब होता है, जब हमें हानि होती है जीवन में, तो उसका मीनिंग समझ ले. He does not offer him money to buy another ball because according to him money or another ball is worthless. वो इसलिए उसे ऑफर नहीं करता कि दूसरी बॉल अगर उसे मिल जाएगी तो वो उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखेगी. क्यों? क्योंकि वो उसे जिंदगी में किसी चीज के गुमने का क्या अनुभव है, इस अनुभव से उसको परिचित कराना चाहता है. Now the next question is, why does Anne want to keep a diary? This is a very beautiful lesson of 16-year-old Anne Frank. 16 साल की बच्ची है एन फ्रैंक. जब वो 13 साल की थी, ये घटना उस समय की आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी गई है. और वो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? एन डायरी क्यों रखना चाहती है? एन वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड. क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है. Why did Anne think that she could confine more in her diary than in people? Anne ऐसा क्यों कहती है कि वो लोगों से ज्यादा डायरी पर विश्वास कर सकती है? She believes that a paper has more patience than people.
एन को बिलीव है, विश्वास है कि पेपर में जो वो लिखेगी वो लीक नहीं होगा, उस पर वो विश्वास करती है. So she decided to write and confined in a diary. इसीलिए वो निर्णय लेती है कि वो डायरी में अपने विचारों को लिखेगी, क्योंकि अगर वो अपने थॉट्स, अपने विचार किसी व्यक्ति या फ्रेंड से कहेगी तो वो कभी भी लीक हो सकते हैं, एक से दूसरे से तीसरे से ऐसे बात जो है वो फैल जाएगी. Now, why was Mr. Keesing annoyed with N? Mr. Keesing जो कि N के टीचर हैं, वो N से क्यों annoyed हैं? Annoyed यानी नाराज हैं. And what did he ask her to do? आपको पता है N बहुत talkative है और वो क्लास में बातें करती है, जिसकी वजह से Mr. Keesing उससे annoyed हैं. Mr. Keesing was annoyed with N because she was very talkative, बहुत ज्यादा talkative. Talkative यानी बातूनी है. And he gave her extra homework. सब्जेक्ट के होमवर्क के अलावा मिस्टर कीजिंग एन को दूसरा होमवर्क देते हैं. क्या देते हैं वो? टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी. क्योंकि एन बहुत टॉकेटिव है, इसीलिए एन को वो एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं कि वो अपने होमवर्क में बिजी हो जाएगी और अपने आप पे फोकस करेगी और आने वाले टाइम में क्लासरूम में बातें करना कम कर देगी या बंद कर देगी. तो व्हाट डिड ही गिव हर टू राइट? मिस्टर कीजिंग गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एन ऐसे. ऐसे ने एक निबंध लिखने को दिया और उसका टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Anne says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? And how? See, two things are asked here. Anne के अनुसार जो टीचर्स होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. और क्या मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल थे? और थे तो क्यों? How? कैसे? Your answer is Anne took perfect example of Mr. Keesing as an unpredictable teacher. एन अपने टीचर मिस्टर कीजिंग को अनप्रेडिक्टेबल कहती है बिकॉज मिस्टर कीजिंग सीम्ड टू बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स एंड्स बिहेवियर. क्योंकि वो एन के बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है. अर्लियर ही लाफ्ड, पहले वो हंसते हैं, बट लेटर ही अलाउड एन टू टॉक इन द क्लास. लेकिन जब एन चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिख कर लाती है और वो उस ऐसे को पढ़ते हैं तो he becomes serious and he allows Anne to talk in the class post reading her essays. और ये सब कब होता है? जब वो ऐसे लिख कर लाती है और उसको पढ़ने के बाद उनका थॉट जो है वो चेंज हो जाता है. That is why Anne says that Mr. Keesing is very unpredictable. उनके बारे में कोई बात कही नहीं जा सकती. कभी वो बात करने देते हैं, कभी नहीं करने देते, कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, like that. Next question is, how old do you think Amanda is? Amanda is a very beautiful poem. आपकी टेक्स्ट बुक में है. तो वो कितने साल की होगी? क्या सोचा है आपने? ऐसा प्रश्न पूछा गया है. एंड हाउ डू यू नो दिस? और आप ऐसा कैसे कह पा रहे हैं? Amanda must be around 9 to 10 years old. पोयम के जो वर्ड्स हैं और जो स्टैंजाज हैं उनको पढ़कर ऐसा पता चलता है कि ही माइट बी 9 और 10 years old. 9 से 10 साल उम्र की बच्ची है. शी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल and the things that her mother scolds her for are all typical instructions given to a 9 or 10-year-old girl. जो जिन बातों पर अमांडा की मदर उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, उनको स्कोल्डिंग्स देती हैं, डांटती हैं, वो एक 9 से 10 साल की बच्ची के साथ ही किया जाता है. So, how old is Amanda? The simple question आप लगाएंगे, she is around 9 to 10 years old. She is around 9 to 10 years old. Now, is Amanda an orphan? And why does she say so? क्या अमांडा एक अनाथ बच्ची है? And why does she say so? अगर है तो क्यों, और नहीं तो, और वो ऐसा क्यों कहती है? No, Amanda is not an orphan. Amanda orphan नहीं है, अनाथ नहीं है, उसके पेरेंट्स हैं. बट वो ऐसा क्यों कहती है कि उसे ऑर्फन होना चाहिए, अनाथ होना चाहिए? शी सेज सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी अलोन. क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू roam around in the street alone and pattern dust with her bare feet. वो स्ट्रीट में, गली में, सड़कों पर अकेले, अलोन यानी अकेले घूमना चाहती है. रोम यानी घूमना. और पैटर्न्स बनाना चाहती है रेत के ऊपर अपने नंगे पैरों से. बेयर फीट यानी नंगे पैरों से आजादी से घूमना चाहती है और
डस्ट यानी सैंड यानी रेत के ऊपर पैरों से पैटर्न्स बनाना चाहती है। शी फाइंड साइलेंस गोल्डन एंड फ्रीडम स्वीट, और उसको अकेले रहना, साइलेंस में रहना कैसा लगता है? गोल्डन लगता है। और फ्रीडम उसके लिए आजाद स्वीट है, यानी आजादी उसके लिए बहुत ही मधुर है, मीठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अमांडा yearn फॉर? इट इज yearn, YEARN। अमांडा को किस चीज की ख्वाहिश है, किस चीज की तमन्ना है? एंड व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? और इस पोएम में अमांडा के बारे में क्या बताया गया है? द गर्ल दैट इज अमांडा yearns फॉर फ्रीडम। अमांडा जो है इस पोएम में टोकने से, रोकने से, इंस्ट्रक्शंस देने से बहुत घबराई हुई है। एंड शी वॉन्ट्स टू बी फ्री, वो फ्री रहना चाहती है, वो फ्रीडम चाहती है। दिस पोएम टेल्स अस दैट अमांडा इज a यंग रेस्टलेस गर्ल। इस पोएम में हमें बताया गया है कि अमांडा एक यंग बच्ची है, 9 to 10 years की, और वो रेस्टलेस है। रेस्टलेस यानी बहुत एक्टिव है। विथ अ विविड इमेजिनेशन, अलग अलग चीजों की वो कल्पना करती है। समटाइम्स शी सेज दैट मुझे मरमेड होना चाहिए, कभी कभी कहती है मुझे ऑर्फन होना चाहिए, कभी वो अपने आप को रिपेंजिल से कंपेयर करती है कि मुझे तो रिपेंजिल होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा में अब हमारा ये जो लेसन है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पे हम आ गए हैं। इसमें इंडिया के 3 पार्ट्स के बारे में बताया गया है, गोवा, कूर्ग और असम। तो यहाँ गोवा का क्वेश्चन है कि गोवा के लोग किस बात के बारे में नॉस्टैल्जिक हैं? योर आंसर इज एल्डर्स, यानी बुजुर्ग, वहां के वयस्क लोग, बूढ़े लोग। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। वो जो पुर्तगाल से जब वहां के उनके जो पूर्वज वहां आए थे, उन कहानियों और किस्सों को बताने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, नॉस्टैल्जिक है। एंड देयर लव फॉर ब्रेड एंड लोव्स, और वो ये बताने के लिए भी बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हैं कि जो पोर्चुगीज वहां पे ट्रेंड लेकर आए थे, और जो ब्रेड का ट्रेंड आज तक चल रहा है, वो कैसे वहां आया। और उनका जो लव है कि वो हर चीज में, हर रिचुअल में, हर संस्कार में वो ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक है। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? बेकर इन गोवा, बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। पेडर के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, बेकर इज कॉल्ड पेडर, बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। व्हाट इज कूर्ग फेमस? कूर्ग किसके लिए? वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड? कूर्ग कहाँ पर है? तो हमने लेसन पढ़ा है, कूर्ग इज अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग जो है कर्नाटका का एक छोटा, सबसे छोटा स्टेट है। एंड इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर। मैंगलोर और मैसूर के बीच में ये कोस्टल टाउन है, यानी समुद्री तट पर स्थित है। What are the trees in the poem? अब हम यहाँ पोयम पर आ गए हैं। द ट्रीज, उसमें पूछा गया है कि पोयम में जो ट्रीज हैं वो क्या हैं? तो योर आंसर इज, इन द पोयम द ट्रीज आर इन द, वेयर आर द ट्रीज? तो द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस। ट्रीज जो है वो कवि के घर में लगे हुए हैं। एंड व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? अब यहाँ तीनों का काम पूछा गया है कि रूट्स क्या करती हैं, पेड़ों की जड़ें, पेड़ों की लीव्स यानी पत्तियां, और उसकी ट्विग्स यानी टहनियां क्या करती हैं? आपका आंसर है, देयर रूट्स वर्क ऑल डे टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वेरांडा फ्लोर। रात भर, ऑल नाइट, पूरी रात जो है रूट्स अपने आप को डिसएंगेज करने का प्रयास कर रही हैं, छुड़ाने का प्रयास कर रही हैं। क्रैक्स जो है वरांडा फ्लोर के, वरांडा की जो फर्श में जो दरारें पड़ गई हैं, उनमें से वो अपने आप को खींच कर निकालने का प्रयास कर रही हैं। एंड द लीव्स मेक एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास। और जो ट्रीज की लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो एफर्ट्स कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं मूव करने का, विंडो में जो ग्लासेस लगी हैं उसकी तरफ। while the small twigs get stiff with exertion, और जो ट्विग्स हैं, जो टहनियां हैं ब्रांचेस की, वो एग्जर्ट हो गई हैं, थक गई हैं, थक चुकी हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ट्रीज ब्रांचेस टू इन द पोएम द ट्री? द ट्रीज पोएम में जो ब्रांचेस हैं, उनको पोएट ने किससे कंपेयर किया है? द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू पेशेंट्स। पेशेंट्स से कंपेयर किया है, पेशेंट्स यानी मरीज से।
who were newly discharged from the hospital. जिस प्रकार एक मरीज हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होता है, छुट्टी मिलती है, तो कितना प्रसन्न होकर अपने घर की ओर भागता है, उसी प्रकार ये जो ट्रीज की ब्रांचेस हैं, वो घर से जब निकलेंगी तो जंगल की ओर कूच कर रही हैं, यानी उनको फ्रीडम मिल रहा है, उनको आजादी मिल रही है. तो द branches of the trees are compared with the patients who are newly discharged from the hospital. Now, why does the writer go to Basra? It's a beautiful lesson. यहाँ पर writer जो है इराक का एक शहर है बसरा, वहां पर गया है. तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि why does the writer go to Basra and how long does he wait there and why? कितना वहां रुकना पड़ता है और क्यों? He goes to Basra to the consultant general to collect and answer the mail from Europe. वो बसरा गया था वहां के कंसल्टेंट जनरल से मिलने के लिए. और क्यों? बिकॉज ही wanted to collect the answers of the mail. जो यूरोप से लेटर्स लिखे गए थे, उन लेटर्स का जवाब लेने के लिए वो बसरा गया था. And he waits there for 5 days. 5 दिन वो वहां रुकता है. बिकॉज हिज मेल डज नॉट रीच ऑन टाइम, क्योंकि जो उसकी चिट्ठी थी यूरोप से जो भेजी गई थी, वो वहां समय पर नहीं पहुंची थी. एंड ही ट्राइज टू मेक अ टेलीफोन कॉल बट ही कांट. और वो वहां से टेलीफोन कॉल करके यूरोप में इन्फॉर्म करना चाहता है, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेल जो था वो डिस्कनेक्ट था. एंड देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, और वहां बिजली भी गुल हो गई थी. Now next question, why was the otter named Maxwell's the otter? अब यहाँ जो लेसन है, बसरा नदी के बसरा में ऑटर्स पाए जाते हैं, ऑटर्स. तो उस ऑटर की यहाँ कहानी है. राइटर जो है वो ऑटर को पालता है, उसे पेट एनिमल की तरह रखता है. तो उसका नाम मैक्सवेल क्यों रखा गया? मैक्सवेल्स द ऑटर. योर आंसर दी, द ऑटर वाज नेम्ड बाय zoologists as Leutrogal Perspicillata maxwelli, hence it was called Maxwell's otter in short. आपको नाम मेमोराइज करना होगा. एक जोलॉजिस्ट थे एज ल्यूट्रोगल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेल, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है मैक्सवेल द ऑटर. What groups of animals do otter belong to? अब यहाँ पूछा गया है कि ऑटर पशुओं के कौन से ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं. तो ऑटर्स बेसिकली बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलियनिस. मस्टेलियनिस है ना. मस्टेलियनिस नाम के एनिमल्स के समूह से ऑटर जो है वो संबंधित है. What does Sandberg think the fog is like? यहाँ पर फॉग पर एक पोयम लिखी गई है. फॉग का मतलब होता है कोहरा, और फॉग को किससे कंपेयर किया है? What does Sandberg think the fog is like? सैंडबर्ग इसके पोएट हैं. वो उन्होंने फॉग को किसके जैसा बताया है? सैंडबर्ग थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ लिटिल कैट. याद रखिएगा, कोहरे को उन्होंने छोटी सी प्यारी सी बिल्ली से कंपेयर किया है. सिटिंग ऑन द हॉन्चेस. हॉन्चेस कहते हैं पीछे के पैरों को मोड़कर, यानी घुटनों के बल बैठना. आगे के पैर खड़े और पीछे के पैर जो हैं बिल्ली उनको दबाकर बैठ जाती है, उस पोजीशन को हॉन्चेस कहा गया है. तो व्हाट डज द सैंडबर्ग कंपेयर फॉग विथ? द पोएट कंपेयर्स फॉग विथ अ लिटिल कैट sitting on her haunches. How does the fog come? This is very very important. Fog यानी कोहरा कैसे कम यानी आता है? Fog comes slowly like a cat. Fog जो है वो धीरे से दबे पांव आता है बिल्ली के समान. How does the conductor call वल्ली मैडम? Why does the conductor call वल्ली मैडम? अब हम आ गए हैं मैडम राइड्स द बस वाले लेसन पे. यहाँ पर कंडक्टर वल्ली को मैडम कहकर क्यों बुलाता है? द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक अ वुमेन. मैडम हम किसी अडल्ट वुमेन को कहते हैं, कोई वयस्क महिला है उसको हम मैडम कह के संबोधित करते हैं. तो वल्ली तो एक छोटी सी बच्ची है, उसे ऐसा क्यों कहा कंडक्टर ने? बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक अ वुमेन, क्योंकि उसका जो रवैया था बस में वो एक वयस्क महिला के समान था. शी डिक्लाइंड हिज हेल्प. वल्ली ने
कंडक्टर की हेल्प लेने से भी डिक्लाइन कर दिया था, मना कर दिया था, एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर्स टू द कंडक्टर्स क्वेश्चंस। और जो भी क्वेश्चन कंडक्टर उससे कर रहा था, वल्ली वॉज रिप्लाइंग ऑल द आंसर्स वेरी क्विकली। वल्ली उन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी जल्दी दे रही थी। दैट इज वाई द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम। हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। कस्टर्ड द ड्रैगन पोयम में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, यानी किन किन पात्रों का वर्णन किया गया है? तो बेलिंडा अ स्मॉल गर्ल, सबसे पहले बेलिंडा है जिसका घर है, जिसने की इन एनिमल्स को अपने घर में एज ए पेट रखा हुआ है, पालतू जानवरों के रूप में। अब एंड हर पेट्स इंक्लूड अ लिटिल ब्लैक किटन, एक ब्लैक कलर का किटन है, उसको इंक नाम दिया गया है। अ लिटिल ग्रे माउस, एक ग्रे माउस है जिसको ब्लिंक नाम दिया गया है। अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा प्यारा सा येलो कलर का डॉग है, इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड रखा गया है। अ लिटिल पेट ड्रैगन, और एक छोटा सा ड्रैगन है जिसका नाम रखा गया है कस्टर्ड। एंड द पोएम ऑल्सो कंटेन्स अ पायरेट कैरेक्टर, और इस पोएम में लास्ट वाले स्टेंजा में एक पायरेट का वर्णन भी किया गया है। पायरेट कहते हैं समुद्री लुटेरे को। तो जब बेलिंडा अपने कंफर्ट जोन में है और उसके सारे पेट एनिमल्स बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, तभी अचानक उनके घर में एक पायरेट आता है। जब सभी जो बहादुरी का दावा करते हैं छुप जाते हैं, और जो डरपोक कहा जाता था ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन, वो बहुत ब्रेवली पायरेट को जो है किल कर देता है और सबकी जान को बचा लेता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, व्हाई? तो ये जो हिम वर्ड है किसके लिए आया है, और टिकल क्यों करती है वो अनमर्सीफुली? अनमर्सीफुल यानी निर्दयता से, बेरहमी से, और क्यों? तो बेलिंडा टिकल द ड्रैगन, किसको टिकल करती है? टिकल करना मतलब उसको गुदगुदी छुड़ाना। ड्रैगन को बहुत ही निर्दयता से गुदगुदी छुड़ाती है, बिकॉज इट वॉज वेरी स्केर्ड एंड क्राइड फॉर अ सेफ केज, क्योंकि हमेशा जो ड्रैगन था वो हमेशा स्केर्ड रहता था, डरा हुआ रहता था, और हमेशा वो क्राई करता था, रोता था एक सुरक्षित स्थान के लिए, सेफ केज के लिए। दे ऑल लाफ्ड एट इट बिकॉज इट वॉज अ कॉवर्ड। दे वर्ड आया है सारे पेट एनिमल्स के लिए और बेलिंडा को मिलाकर। वे सभी उस पर लाफ करते थे, हंसते थे, बिकॉज इट वॉज अ कॉवर्ड। कॉवर्ड कहते हैं डरपोक को, क्योंकि ड्रैगन जो था वो एक कॉवर्ड था। अब दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में कम इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट हाउ वाज द ड्रैगन, ड्रैगन कैसा था, वाज इट ब्रेव, वाज इट कॉवर्ड? अच्छा, ड्रैगन ने अपना जो फेस है वो चेंज किया है। इन द लास्ट स्टेंजा he has become brave, but in the beginning of the poem he was a coward। कविता की शुरुआत में वो डरपोक था, कॉवर्ड था। Now when her son dies, किसा गौतमी goes from house to house, what does she ask for? अब ये जो है गौतम बुद्धा वाला लेसन है, सरमन एट बनारस वाले पार्ट से लिया गया है। तो when her son dies, किसा गौतमी का जब पुत्र मर जाता है तो वो घर घर जाती है। what does she ask for? तो वो घर घर जाकर क्या मांगती है? किसा गौतमी goes to ask for mustard from her neighbors so that she can get her son back to life। क्योंकि गौतम बुद्धा ने उनसे कहा था कि तुम हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लेकर आओ तो तुम्हारे पुत्र को मैं जीवन दिला सकता हूँ। तो वो क्या करती है? शी गोज हाउस टू हाउस फॉर हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, बट शी डिड नॉट रिसीव, है ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर इज द येलो वुमेन्स हेयर? लास्ट वाली पोएम है ये। उसमें पूछा गया है कि जो वुमेन है उसके हेयर का कलर कैसा है? तो योर आंसर इज द येलो। द यंग वुमेन्स हेयर इज ऑफ येलो कलर। जो यंग वुमेन है उसके हेयर का कलर येलो है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है बेटा। What does she say she can change it to? सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, वो क्या कहती है कि वो उसे कैसे चेंज कर सकती है? She says that she could get her hair dyed to brown, black and carrot color। वो पोएम में बताया गया है कि वो अपने हेयर को डाई कर सकती है ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर में। She would change the color of her hair so that the young man in despair would love her only and not her yellow hair। Through this poem, the poet has
एक्सप्लेन्ड नाइसली कि जो हमारा आज का जो युग है उसमें हम जो फैशन करते हैं, जो मेकअप करते हैं, लोग उसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो यंग वुमन है वो अपने हेयर को इसलिए चेंज करना चाहती है ताकि लोग उसके हेयर के कलर की ब्यूटी को देखकर पसंद ना करें। नाउ व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगोरी? ये जो हमारी पोएम है एन ग्रेगोरी, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगोरी, हम यहाँ लिखेंगे फोकसेस ऑन द आइडिया ऑफ ट्रू लव। यहाँ बताया गया है कि ट्रू लव क्या है। एन ग्रेगोरी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड एवरीवन लव्स हर फॉर हर ब्यूटी। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट एवरीवन whoever meets her starts loving her। उसकी सुंदरता को पसंद करने लगते हैं जब भी लोग उससे मिलते हैं। However, एन ग्रेगोरी does not want this, लेकिन एन ग्रेगोरी को ऐसा पसंद नहीं है this kind of love for herself, क्योंकि वो चाहती है कि लोग उसकी आउटर अपीयरेंस को देखकर, आउटर सुंदरता को, ब्यूटी को देखकर पसंद ना करें, बल्कि जो उसकी जो थॉट प्रोसेस है, जो सोच है, जो उसके विचार हैं, उनको जाने। Now, what does Chubukov at first suspect that Lomov has come for? Is he sincere when he letters says, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son? अब यहाँ लास्ट लेसन जो है उससे क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट डज चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट द लोमोव हैज कम फॉर? चुबुकोव क्या सस्पेक्ट करता है, क्या शक करता है कि लोमोव उसके घर क्यों आया है? Your answer is, at first Chubukov suspected that Lomov had come to borrow money. Lomov उसके घर borrow money यानी पैसे उधार मांगने आया है। He was not sincere when he told Lomov that he had always loved him and that he was like his own son. The same line you have to say, is he sincere? Question में ही आप देखिए, is he sincere when he later says, आपको लिखना है he was not sincere when he told Lomov that he had always loved him and that he was like his own son. Next question is, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? यहाँ से हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला जो बुक है वो शुरू हो गया है। दिस आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप जितने क्वेश्चन अभी हमने प्रिपेयर किए ये सब आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।